तो आज तारीख है 27 दिसंबर, और आज हम 27 और 26 दिसंबर दोनों के करंट कवर करेंगे। तो अगर 26 दिसंबर, और जितने भी हमारे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, चाहे द हिंदू हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, उसमें जितनी भी लीडिंग न्यूज़ है जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, वो सब कवर करेंगे हम। तो अगर 26 दिसंबर की बात करें, तो द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ आई है। एक तो जो मोदी जी ने संबोधन दिया है उसको लेकर न्यूज़ आई है, तो उसमें भी कुछ डाटा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक जो नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई है पंजाब इलेक्शन को लेके, उसको लेके न्यूज़ है, उसको भी ये भी हमें डिटेल में बात करनी है। एक लुधियाना ब्लास्ट को लेके न्यूज़ आई है कि हाँ, लुधियाना में जो ब्लास्ट हुआ है वो चुनाव से पहले लोगों को इधर उधर करने के लिए है, और लुधियाना ब्लास्ट में भी एक आदमी और पकड़ा गया है, तो ये सब चीज़ें आई हैं। एक गुलमर्ग को लेके न्यूज़ है। एक जो हरियाणा में जो अभी इवेंट है डिस्टर्ब कर दिया गया, उसको लेके न्यूज़ है। तो फ्रंट पेज पे दो ही न्यूज़ मैन है, एक तो जो मोदी जी वाली है और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी वाली है। तो बेसिकली अगर मोदी जी वाली न्यूज़ की बात करें, तो मोदी जी ने कल राष्ट्र को संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इवन तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी 10 जनवरी से बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया जाएगा। और बाय द वे जो कोवैक्सीन है उसको भी अप्रूवल मिल गया है 12 साल से ऊपर को। तो हम देखते हैं, एक तो जाइडस कॉर्डेला जो हमारी थी वो वैक्सीन थी, और दूसरी कोवैक्सीन है, तो 2 वैक्सीनें हो गई हैं जो 12 साल के ऊपर के बच्चों को अब इंडिया में परमिशन मिल चुकी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है पंजाब इलेक्शन को लेकर, जो हम जानते हैं ना, अभी पंजाब में जो किसान यूनियन बनी हुई थी, वो हम जानते हैं बेसिकली वो इस यूनियन का नाम था संयुक्त किसान मोर्चा। और संयुक्त किसान मोर्चा में पूरे इंडिया के ही लोग आते हैं। बेसिकली उनमें जो किसान यूनियंस हैं, जो 33 यूनियन ऐसी हैं जो पंजाब की थी, तो उनमें से 22 यूनियन जो पंजाब की हैं, उन्होंने मिलकर एक नई वो बना ली है पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम रख दिया है बलवीर सिंह। वो बलवीर सिंह उसके हेड बन गए हैं, और नाम रख दिया है इसका भारतीय किसान यूनियन। तो अब ये पंजाब के आने वाले चुनाव में लड़ेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है SPMRM को लेके, श्याम प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन को लेके। अब ये मिशन क्या है, देखो पहले तो बता दे आर अर्बन क्या होता है। ऐसे एरिया जो अर्बन से अभी मतलब गांव है, गांव से कस्बे बन गए हैं, लेकिन अभी तक शहर नहीं बन पाए हैं, और ना ही वो शहर से पूरी तरीके से गांव है, वो बीच का एरिया है, ना तो गांव है सही से ना सही है शहर है, तो उनको आर अर्बन कहा जाता है बेसिकली। तो ये स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई थी कि जो ऐसे एरियाज हैं उनको अर्बन पूरी तरीके से बनाया जा सके। तो अभी जो रैंकिंग निकल के आई है उसमें तेलंगाना ने टॉप किया है, और सेकंड नंबर पे गुजरात, वो सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पे गुजरात रहा है, जिन्होंने SPMRM स्कीम में सबसे अच्छा करके दिखाया है। वहीं हम लोग बात करें कि कैसे किया, तो बल्क मिल्क मैनेजमेंट का काम किया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, तो इन सबको लेकर। और बाय द वे ये स्कीम बहुत पुरानी है, पहले इसका नाम 2003 में पूरा था, जिसका नाम था प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिटीज टू रूरल एरिया। 2003 में इसको शुरू किया गया था, और बाद में ये अभी SPMRM कर दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। और हम जानते हैं कि 30 से 40 लाख लोग जो सी जगह पे होते हैं उसको आर अर्बन मान लिया जाता है बेसिकली। और 83 करोड़ लोग आज भी गांव हमारे देश में ऐसे हैं, तकरीबन 63% जनसंख्या हमारे देश की जो गांव में रहती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ जो पेज नंबर 12 में आई है, वो आई है अभी जो मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया उसको लेकर, कि 15 लाख किलोमीटर तक बेसिकली ये जाएगा। इसको एरॉन 5 जो लॉन्च व्हीकल है, बेसिकली यूरोप का लॉन्च व्हीकल है, उससे लॉन्च किया गया है, और फ्रेंच गोयना से इसको लॉन्च किया गया है। नासा ने, यूरोप की स्पेस एजेंसी ने, और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने, तीनों लोगों ने मिल के बनाया है इसको। और जो नासा के डायरेक्टर थे वेब, तो उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। और हम जानते हैं कि जो बेल्मियम कोटेड एक बहुत बड़ा मिरर लगाया गया है इसमें 6.5 मीटर का, जिसमें तकरीबन 48 ग्राम गोल्ड भी यूज किया गया है। और बेसिकली इससे पहले हम देखते हैं एक हबल टेलीस्कोप था, जिसने तकरीबन 14 लाख डिस्कवरीज करके दी हैं हमारे लिए, जो 1990 में लॉन्च किया गया था। लेकिन बेसिकली वो था लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और ये जो किया जा रहा है ये अर्थ और सन के बीच में एक एरिया है जिसका नाम है L2। तो L2 में इसको सेटअप किया जा रहा है, तो ये और ज़्यादा रिसर्च करेगा, उससे कई ज़्यादा पावरफुल है, ये बताया जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड को लेके। तो रामनाथ गोयनका हम लोग जानते हैं जर्नलिज्म में इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। ये अभी हम जानते हैं एक प्रिंट मीडिया है जिसका नाम है स्क्रॉल, तो उसको साइंस एंड टेक के लिए मिला है, और इन्वायरमेंट के लिए PARI परी करके एक इंस्टीट्यूट है उसको मिला है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है ज्योति को लेके,
कि भारतीय मूल की जोटी जो है वो जोड़ी है, उनको दक्षिण अफ्रीका के वो पहले जज बन गए हैं जो किसी भी कोई भी ऐसा जज जो दक्षिण अफ्रीका में बना है और भारतीय मूल का है, तो जोड़ी पहले ऐसे इंसान बन गए हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लेके। हम जानते हैं गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है इस समय, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे गुजरात रहा है, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे गोवा। और वहीं अगर यूटी में बात की जाए तो यूटी में दिल्ली नंबर 1 पे रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ और है साउथ अफ्रीका से ही कि साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अभी भारतीय मूल के ही इम्तियाज सुलेमान को। तो साउथ अफ्रीका में 2 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग पोस्टों पे भारतीय मूल के हैं जिनको नियुक्त किया। अब आज के अगर द हिंदू की बात करें तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे आया एक तो हरिद्वार की न्यूज़ आई है कि जो हरिद्वार में स्पीच दी गई है उसको लेके 2 लोग और पकड़ लिए गए, अभी धर्म विरोधी स्पीचें दी गई हैं। एक न्यूज़ है ये जो आई है होली रेमेडी चर्च को लेके जो अंबाला में है, वहाँ पे हम देखते हैं जो जीसस का स्टैचू है उसको तोड़ दिया गया है, तो उसको लेके एक न्यूज़ आई है फ्रंट पेज पे। एक न्यूज़ है जो आई है बजरंग दल को लेके कि बजरंग दल ने असम में लोगों को क्रिसमस मनाने से रोक दिया कि जो हिंदू लोग हैं तुम लोग क्यों मना रहे हो, तुम तो हिंदू हो, ये वो उनको रोका है बजरंग दल ने। एक आई है फार्म बिल को लेके कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने कहा है कि फार्म बिल अब दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ था ना, कुछ दिनों पहले वो जोश जोश में बोल गए थे कि फार्म बिल दोबारा आएंगे, तो उनको क्लैरिफाई करना पड़ा कि नहीं आने वाले। एक न्यूज़ आई है जो तमिलनाडु के जो नीलगिरी पर्वत हम लोग जानते हैं तमिलनाडु में है, वहाँ पे न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेके है, और एक आई है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है उसको लेके। तो बेसिकली फ्रंट पेज पे केवल एक ही न्यूज़ है जो हमें जाननी है, जो आई है दसमोंड टुटू को लेके। अब ये दसमोंड टुटू कौन है? ये साउथ अफ्रीका के एक सोशल एक्टिविस्ट है। बेसिकली इन्होंने रेसिज्म के खिलाफ वहाँ पे बहुत काम किया है, इवन तो इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। ये 1931 में साउथ अफ्रीका में जन्मे थे, और नेल्सन मंडेला जैसा ही इनको बहुत ज़्यादा उदारवादी भी माना जाता है, और गांधीवादी फिलोसफी पे ये विश्वास करते थे, और वहाँ पे चर्च में बिशप भी रह चुके हैं। तो और ऊपर से नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी भी थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है मोजाम्बिक को लेके। भारत ने मोजाम्बिक बेसिकली एक देश है अफ्रीकन, तो उसको भारत ने तकरीबन 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट दिए हैं, और साथ साथ में कुछ इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, आर्मी इक्विपमेंट्स अपनी रक्षा करने के लिए। अब भारत ने ये सब क्यों दिया है? बेसिकली मिशन सागर जो हम लोग चलाते हैं, मिशन सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फुल फॉर्म है सागर का। तो इसके तहत हम लोग जो रीजन में, हमारे इंडियन ओशन रीजन में जितने भी देश आते हैं उन सब की ही ग्रोथ के लिए काम करते हैं। तो मिशन सागर के तहत हम लोगों ने पहुंचाया है, जो कि INS केसरी के द्वारा ये सब पूरी रेमेडीज जो है वो मोजाम्बिक को पहुंचाई गई है। एक और हाँ, बाय द वे अगर हम बात करें कि इंडियन ओशियन कमीशन जो IOC बना था वो कब बना था, तो वो 1982 में बना था। सॉरी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है नागालैंड को लेकर। देखो, नागालैंड में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि वहाँ पे लोगों को पता पड़ा था कि इसमें नक्सलवादी हैं एक गाड़ी में, तो उन लोगों ने जाके उस पर गोलियां चला दी थी। बाद में पता पड़ा था कि वे नक्सलवादी नहीं थे, वे आम लोग थे, तो काफ़ी आम लोग मर गए थे उसमें। तो इसी को लेके अभी क्या हुआ था, वहाँ पे जो AFSP है, आसपा जो एक्ट है वो लगा हुआ है, जिस वजह से आर्मी को इतनी छूट मिल जाती है कि वो किसी पे भी गोली चला सके, अगर उसको वो है क्या कहते हैं जानकारी है, किसी को भी बंदी बना सकती है, किसी की भी जांच पड़ताल कर सकती है। तो नागालैंड में काफ़ी मांग हो रही है कि आसपा एक्ट को हटा दिया जाए, वरना आर्मी ऐसे ही एक्सप्लॉयटेशन करती रहेगी नागालैंड में। तो अभी हाल में एक कमेटी बना दी गई है, विवेक जोशी जिसको हेड कर रहे हैं, अब ये तय करेगी कि आसपा एक्ट को नागालैंड से हटाना है कि नहीं हटाना है। तो बस हमें कमेटी के हेड कौन है ये याद रखना है, दैट्स ऑल। 5 लोगों की कमेटी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेके। देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है? कोई भी ऐसा राज्य है जो पहाड़ी इलाका है या जहाँ पे बैकवर्ड लोग रहते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल आदि की प्रॉब्लम चल रही है, उनको केंद्र सरकार अलग से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे देती है ऐसे राज्यों को, और उनको केंद्र सरकार की तरफ से फाइनेंशियल मदद दी जाती है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हुए, साथ साथ में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, और जो हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश हुआ। तो बेसिकली जितने भी पहाड़ी इलाके हैं या जितने भी ट्राइबल इलाके हैं, उनको हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे रखा है। बाय द वे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हमारे संविधान में नहीं आता, ये स्टेटस दिया हुआ है। और ये कब से दिया जाना शुरू किया गया था? ये गिड़गिल फॉर्मूला के तहत हम लोग देखते हैं, फाइनेंशियल कमीशन जो 6वां आया था उसके तहत हम लोगों ने दिया जाना शुरू किया था, 5th फाइनेंशियल कमीशन से। तो अभी क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को
स्पेशल कैटेगरी एक्ट के तहत डालते हुए 19,000 करोड़ रुपए दिए गए। अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि आंध्र प्रदेश को क्यों दिए गए। आंध्र प्रदेश तो अच्छा वाला स्टेट है। आंध्र प्रदेश को इसलिए दिए गए, जब तेलंगाना से उसका सेपरेशन हुआ था तो आंध्र प्रदेश को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस झेलने पड़े थे, क्योंकि नई बिल्डिंगें बनवाना, नए ऑफिसेज बनवाना, साथ साथ में जो पहले टैक्सेशन आ रहा था वो एकदम से कम हो जाना, बहुत सारी लॉस झेलने पड़े थे जब नया तेलंगाना स्टेट बना था। तो जो भी लॉस हुआ है पिछले 5 साल या 6 साल में वो आंध्र प्रदेश को तेलंगाना अलग सेपरेशन से, उसको पूरा करने के लिए ये 19,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश को। और बाय द वे ये कांग्रेस ने ही कह दिया था कि हम भी देंगे, और उसी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और बीजेपी ने दिया है ये। एक नेक्स्ट न्यूज है भाई, ये गोल्डन वीजा को लेके। यूएई में आजकल हम लोग देख रहे हैं हर दूसरे बंदे को गोल्डन वीजा मिल जा रहा है, तुषार कपूर को भी मिल गया। गोल्डन वीजा बेसिकली क्या है, देखो अगर तुम तकरीबन 10 मिलियन दिरहम, मतलब बेसिकली इंडियन रुपी में बोले तो 7-8 करोड़ रुपए अगर दे देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो कहाँ पे, यूएई में, तो यूएई वाले तुम्हें गोल्डन वीजा दे देते हैं। गोल्डन वीजा क्या है कि तुम वहां पे 10 साल के लिए तुम्हें वो वीजा मिल जाता है सॉरी, जिसमें तुम कोई भी वहां पे बिजनेस कर सकते हो, वहां पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती वीजा के आगे। तो ये वीजा बेसिकली है किस लिए, जो लोग देखो होता क्या है ना, तुम्हें दुबई में अगर कोई काम करना है या यूएई में कोई काम करना है, तुम अपना बिजनेस वहां पे तभी शुरू कर सकते हो जब तुम्हारे पार्टनर के रूप में एक दुबई का इंडिजीनियस आदमी हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास में गोल्डन वीजा है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें वहां पे कंपनी खोलने के लिए किसी की मदद चाहिए, तुम डायरेक्ट भी खोल सकते हो, कोई दुबई के आदमी को मत भी लो। तो आजकल हम देखते हैं कि हर दूसरा आदमी, और हमारे यहाँ के जो बिजनेस पर्सन हैं या फेमस पर्सनैलिटीज है, उनके लिए 6-7 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो दे के 10-10 साल का गोल्डन वीजा ऑलमोस्ट सभी लोग ले रहे हैं एक एक करके। और हाँ बाय द वे, केवल इसी आधार पे नहीं कि तुम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स जो हैं जिनके 95% से ऊपर आ रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनली कुछ बहुत बड़ी खोज की है, तो दुबई उनको भी गोल्डन वीजा फ्री में दे रहा है। और बेसिकली ये कि टैलेंट को इनकरेज करेंगे, और दुबई खुद के यहाँ पे प्रगति चाह रहा है, सीधी सी बात है, टैलेंट को खींचने के लिए दुबई में और यूएई में बेसिकली। तो आज की न्यूज़ तो इतनी ही है 2 दिन की। अब यहाँ से एक एडिटोरियल आया है जो कि आया है एल्डरली एज लोगों को लेके। देखो है क्या, बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो बूढ़े लोग हैं वो हमारे एसेट्स हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब ये कैसे है, तो देखो कुछ समय से हम लोग देखते हैं काफ़ी बात चल रही थी जनसंख्या बढ़ने की। अभी डेमोग्राफिक जो मॉडल आया हम लोगों ने देखा है, नया डेमोग्राफिक डिविडेंड मॉडल से हम लोगों को काफ़ी फायदा भी मिला। हमारे पास में काफ़ी वर्किंग लोग हो गए, और अगर दुनिया में बात करें तो सबसे बड़ी वर्कफोर्स इंडिया के पास में आज। और हम लोग की जो फर्टिलिटी रेट है वो ऑलमोस्ट 2.1 आ गई है। तो अब सीधी सी बात है, जनसंख्या जितनी है इंडिया की उतनी ही रहनी है, ना घटनी है ना बढ़नी है इस समय। अब यहाँ से घटेगी ही, मतलब फ्यूचर में अगर डेमोग्राफिक मॉडल की बात करते हो तो बेसिकली हमारे पास में खूब युवा हो चुके हैं, जिस जनसंख्या विस्फोट की सारी बातें एक लाइन से बंद हो चुकी हैं। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लोअर डिपेंडेंसी। जब युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं का लोअर डिपेंडेंसी रेशियो रहता है। युवा कैसे होते हैं, देखो अगर हम लोग बात करें ना कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 अभी हुआ है, यूथ जो होता है वो हेल्थ कॉन्शियस भी होता है, इनोवेटर भी होता है, एंटरप्रेन्योर भी होता है, वर्किंग सेक्टर में भी काम करता है, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम, वो कमा भी रहा है, जाके अपनी इलाज करवा लेगा। तो यूथ एक अच्छा एसेट होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि वो देश को भी बढ़ा रहा है। और अब देखो हमारे यहाँ इस समय सबसे ज्यादा यूथ है। एक समय पे हम देखते हैं सिंगापुर में भी बहुत ज्यादा यूथ थे, एक समय में चाइना पे भी बहुत ज्यादा थे, आज वहां पे एल्डर पर्सन ज्यादा है। तो बेसिकली ये यूथ जहाँ पे भी ज़्यादा होता है वो कंट्रीज ग्रो कर जाती है। आज सिंगापुर और चाइना को देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठा चुका है, और आज टाइम है इंडिया का फ़ायदा उठाने का इसका। चलो अब इस चीज़ को एक तरफ रखते हैं, आगे बात करते हैं। 1970 या 75 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एवरेज जीने की एज 50 साल थी, जो आज बढ़ के हम लोग देखते हैं 70 साल हो गई है तकरीबन 2014-18 में आके, कि अब एक आदमी एवरेजली 70 साल जीता है। आज अगर हम लोग बात करें ना तो 60 साल के ऊपर जो लोग हैं इंडिया में वो तकरीबन 13 करोड़ लोग हैं, और 2050 तक ये 13 करोड़ बढ़ के तकरीबन 30 से 33 करोड़ के बीच में पहुंच जाएंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाएंगे बूढ़े लोग हमारे पास में 2050 में।
अब बुजुर्गों को सरकार मानती है डिपेंडेंट, जबकि डिपेंडेंट नहीं होते ये, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एसेट होता है, बस हमें उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। इनके पास में बहुत नॉलेज है। जैसे हम लोग भी आज जो काम कर रहे हैं, हमारे पास में क्या बूढ़े होने पर नॉलेज नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हमारे पास में नॉलेज है, हमारे पास में एक्सपीरियंस है बूढ़े लोगों में, बस हमें उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। हमें सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले समय में जब हमारे पास में बूढ़े लोग ज़्यादा हों तो उनको हम एज एन एसेट यूज कर पाए, ना कि एज एन डिपेंडेंट रहे वो। और देखो, बूढ़े लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हेल्थ की प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग बात कर लें कि हेल्थ के लिए वो कहीं नहीं जा पाते, खुद से अपनी हेल्थ के लिए काम नहीं कर पाते। हेल्थ डिपेंडेंसी बूढ़े लोगों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम लोग बात करें ना, एक सर्वे हुआ था जिसका नाम था लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया, LASI नाम है बेसिकली, जिसमें ये कहा गया था कि ओवरऑल जितने भी बूढ़े लोग हैं जो 50 से ऊपर हैं, उनमें से 11% लोग किसी न किसी दिव्यांगता के शिकार हो जाते हैं। मतलब किसी को मान लो किडनी काम नहीं कर रही, किसी का मान लो हार्ट काम नहीं कर रहा, किसी की आंख काम नहीं कर रही, किसी की जीभ में प्रॉब्लम है, मतलब किसी का सांस में दिक्कत है, तो किसी न किसी प्रकार की दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं 11% बूढ़े लोग। और तकरीबन 58% जो बूढ़े लोग हैं ना हमारे, वो गैर संक्रामक बीमारियों से मर जाते हैं। मतलब किसी को दिल का दौरा पड़ गया, किसी को कार्डियक अटैक पड़ गया, किसी को गैस अटैक पड़ गया, किसी को कुछ हो गया। 58%, मतलब तकरीबन तुम्हारे देश के जो बूढ़े लोग हैं उनमें 73%, आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक वगैरह इन सब चीजों से मर रहे हैं, जिनको रोका जा सकता है। और 11% लोग ऐसे हैं बूढ़े जिनको किसी न किसी प्रकार की छोटी दिव्यांगता है, जिसको सही किया जाता है, अगर सही किया जा सकता है अगर एक अच्छी प्रॉपर मेडिकल असिस्टमेंट मिल जाए। मतलब तुम्हारे देश में मरने वाले तकरीबन 75% बूढ़े लोगों को बचाया जा सकता है अगर उनको एक अच्छी मेडिकल असिस्टमेंट मिल जाए, और बाद में तुम उनको एज एन एसेट यूज कर सकते हो। 75% लोग, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, एक समय बाद मैं मान सकता हूं कि 2-3 20-30 10-20 साल बाद वो उनकी नेचुरल डेथ होगी, लेकिन अननेचुरल डेथ को उनके टाला जा सकता है। और आज हम बात करें ना कि होम स्पेशल मेडिकल सर्विसेज को बढ़ाने की जरूरत है हमें। हम काउंसलिंग की बात कर लें, हम साइकोथेरेपी की बात कर लें, हम कंसल्टेंसी की बात कर लें, रिहेबिलिटेशन की बात कर लें, डायग्नोस की बात कर लें, हर एक चीज के लिए हमारे यहाँ के बूढ़े लोगों को परेशान होना पड़ रहा है हॉस्पिटल तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हेल्थ एंड केयर एक इंडेक्स आया था जिसका नाम था हेल्थ एंड केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें यह बताया गया, जिसमें टोटल हमारी पता है हेल्थ केयर तक हमारी एक्सेसिबिलिटी कितनी है। उसमें भारत की रैंकिंग ओवरऑल कंट्रीज में 195 कंट्रीज में 145 पे है। तो बेसिकली हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों को हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। हमें लोग क्या करते हैं ना, बीमारियों को परंपरा मानने लगते हैं। अरे इनके भी पापा को भी हुआ था, इनको भी हुआ है, इनको भी, ये लोग तो ऐसे ही मरते हैं। उसको परंपरा मान के जीने लगते हैं कई बार, तो बीमारियां जैसी जिनको रोका जा सकता है। अब देखो, अब हम बात करें गवर्नमेंट स्कीम की। गवर्नमेंट स्कीम्स अब पर्याप्त होती जा रही हैं, किसके लिए? बूढ़े लोगों के लिए। जैसे हम बात कर लें, आयुष्मान भारत की बात कर लो तुम, ठीक है। पहले तो महंगा इलाज है, हर कोई इलाज तक एक्सेसिबल भी है, तो उनके लिए महंगा इलाज है। फिर हम आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स की बात करें जिसमें 5 करोड़ लोगों को जिसमें ऑलमोस्ट हर परिवार को 5-5 लाख रुपए साल का हेल्थ केयर मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सुनना, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आती है जिसके द्वारा कहा जाता है कि देश में 40 करोड़ लोगों पर हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो वो आयुष्मान कार्ड बनवा के भी क्या करेंगे जब उनके पास में हॉस्पिटल तक पहुंचने की जगह नहीं है, एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, मेडिकल हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। फिर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन चलती है। वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी पेंशन, पेंशन, अलग अलग प्रकार की पेंशन दी जाती हैं। उन पेंशन में हमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 350-400 रुपए महीने वृद्धावस्था पेंशन के रूप में। आज अगर तुम अच्छे से एक प्रॉपर फूड खाने भी बैठो तो 350-400 रुपए लग जाते हैं एक टाइम के खाने के। हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन के नाम पे मजाक चल रहा है, जिसमें लोग सोचते हैं कि बूढ़े लोग अपना जीवन यापन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लें कि एक कहना कि सीनियर सिटीजन को हॉस्पिटल में, देखो अभी हुआ क्या था, 2007 की बात करते थोड़ा। 2007 में एक लॉ पारित हुआ था जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने कहा था हर राज्य में, हर हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग से वार्ड बनाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बाद में खुद मानता है इस बात को कि 16 राज्यों में एक भी हॉस्पिटल में एक भी वार्ड नहीं बनाया गया, जबकि सोचो देश के हर राज्य के हर हॉस्पिटल में बनना था और 16 राज्यों में तो एक नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम बात करें एज एन कानून के, ना तो कानून से ही हम बूढ़े लोगों की मदद कर पाए, ना ही हम लोग उन तक इंश्योरेंस पहुंचा पा रहे हैं, जो इंश्योरेंस पहुंचा रहा है वो ना के बराबर है, और ना ही वही कहते हैं ना ही हेल्थ केयर पहुंचा पा रहे हैं, और वो जो पेंशन है वो भी किसी मतलब की नहीं है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें ना, अब देखो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बुरी ही हैं, यहाँ पे होप है हमारे पास में। अब होप क्या है उसकी बात करते हैं। हमें कोविड ने दिखाया है कि हम लोग ओल्ड एज तक अगर चाहे सरकार की मंशा हो तो वो पहुंच सकती है, क्योंकि 71% लोगों को हम लोगों ने सिंगल डोज लगा दिया है पिछले 20 महीनों में। बहुत बड़ी बात होती है। 20 महीनों क्यों, बहुत ज़्यादा बोल गया मैं, पिछले 10 महीनों में हम लोगों ने सिंगल डोज लगा दिया है अपने देश की 71% बुजुर्गों को, जो कि 60 साल से ऊपर है। तो सरकार की एक्सेसिबिलिटी तो अच्छी है अगर सरकार चाहे तो। हमें ज़रूरत है अपनी हेल्थ केयर पॉलिसीज में बुजुर्गों को प्राथमिकता देने की। हमें होम बेस्ड फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो आगे हेल्थ केयर पॉलिसीज बनने वाली हैं उनमें। आज 1000 लोगों पे 0.6 फिजिशियन है हमारे पास में, 1.3 बेड है हमारे पास में, और 1.3 नर्सेस हैं। इनको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। हमें नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एंड द एल्डरली जैसे प्रोग्राम्स जो अभी तक ड्राफ्ट में डले हुए हैं, कमेटीज में डले हुए हैं, उनको लॉन्च करने की जरूरत है। वृद्धों के लिए एक अलग से प्रोग्राम्स लॉन्च करने की जरूरत है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, संजीवनी ऐप, देखो संजीवनी ऐप एक इतना अच्छा ऐप है ना कि तुम एक क्लिक पे किसी भी डॉक्टर से जुड़ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, बट बूढ़े लोगों को वो चीज़ पता नहीं है। हमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के द्वारा लोगों में एक्सेसिबिलिटी, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है उसके प्रति। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें काम नहीं कर रही। हमारे देश में ऐसे सेज स्कीम चलती है, जो ऐसे स्टार्टअप जो सीनियर सिटीजन के लिए बने उनको बढ़ावा देती है। हमारे ही देश में IPOA स्कीम चलती है, जो ओल्डर पर्सन्स को फूड शेल्टर ये सब उपलब्ध करवाती है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना भी चलती है, जो BPL कार्ड धारकों को हम लोग देखते हैं, व्हील चेयर हो गई, हियरिंग मशीन हो गई, या चश्मे हो गए आंखों के, वो सब बांटती है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन भी चलती है, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, 350-400 रुपये मिलते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी चलती है, जिसके तहत हम लोग और पेंशन उपलब्ध करवाते हैं। वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना भी चलती है, जिसके तहत ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बुजुर्गों के लिए काम करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। MWPSC एक्ट 2007 भी आया था, जिसके तहत अभी मैंने बताया था कि स्पेशल वार्ड बनाने कहा गया था हर राज्य में, हर हॉस्पिटल में। WHO का डिकेड ऑफ द हेल्थ एजिंग 2030 से 20 से 30 के बीच में मनाया भी जा रहा है, कि जो एजिंग लोग हो रहा है उनको एज एन डिकेड ऑफ द एजिंग मनाया जाए, ये WHO ने भी घोषित किया है। और एट द एंड अगर हम लोग बात करें ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हमें 2030 तक पूरे करने हैं, उसके अंतर्गत भी ये चीज आती है कि हेल्थ फॉर ऑल, हर एक इंसान, हर एक बूढ़ा, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, सबको एक अच्छी हेल्थ पहुंचाई जा सके। तो बेसिकली हमारे पास में स्कीम्स भी है, हमारे पास में मंशा भी है। बात है उन्हें लागू करने की और एक इफेक्टिव वे में लागू करने की। तभी आज से 2050 में जब हमारे पास में एक बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग होंगे, हम उनको एज एन हमारे ऊपर बर्डन ना देखते हुए, एज एन हमारे ऊपर डिपेंडेंसी ना देखते हुए, उन्हें एक एसेट के रूप में यूज कर पाएंगे देश के लिए। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 27 दिसंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।